ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है। देखो ये कार्पल्स है यहाँ, तो इधर थंब की कार्पल है, ये थंब की कार्पल है और ये थंब की मेटाकार्पल। तो थंब की मेटाकार्पल और उसकी थंब की मेटाकार्पल और उसकी करस्पॉन्डिंग कार्पल के बीच में इस तरह का जॉइंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा कार्पल एंड corresponding metacarpal of ठीक है। इसे कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट भी कहते हैं, कार्पो मेटा कार्पल जॉइंट। और आखिरी जॉइंट हमारा एफ, एफ हमारा कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट या एंगुलर जॉइंट भी कहते हैं इसको। और एलिप्सॉइड जॉइंट भी कहते हैं। एलिप्सॉइड जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट। इसमें क्या था, नॉब लाइक एंड ऑफ वन बोन दूसरे बोन की कॉनकेविटी में फिट होता है। मैंने आपको बताया था कि जो स्कल होता है, इस स्कल के ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, स्कल के ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल और एटलस के सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के बीच में इस तरह का जॉइंट बनता है जिसे हम कहते हैं अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। यस जॉइंट भी हम कह रहे थे, ठीक है। नोडिंग मूवमेंट ऑफ हेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। knob like end of one bone fits into concavity of other bone, other bone। और ये भी बाइएक्सियल जॉइंट, बाइएक्सियल जॉइंट है। इसका डायग्राम मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर
एग्जांपल्स हमें देखना है। ठीक है, और अटलांटा ऑक्सीपिटल जॉइंट हो गया, और दूसरा जॉइंट हो गया हाँ, ये देखिए, ये मेटाकार्पल हो गई और ये फेलेंजेस हो गए, इनके बीच में ये वाला जो है, ये वाला, ये ठीक है। तो अटलांटा ऑक्सीपिटल जॉइंट एंड नंबर 2 joint between phalanges and metacarpals ठीक है। अब देखो, ईयर ऑसिकल्स के बीच में भी जॉइंट्स होते हैं। ईयर ऑसिकल्स के बीच में भी जॉइंट्स होते हैं। अब ईयर ऑसिकल्स क्या होते हैं? इनकस, स्टेप्स। देखो, मेलस और इनकस के बीच में होता है हिंज जॉइंट। इनकस और इसके बीच के बीच में होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब हमें देखना है डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम्स। ये देखिए, इसका नंबर 1 है मायास्थीनिया ग्रेविस। मायास्थीनिया ग्रेविस, ये देखिए,
देखो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख रहा हूं यहाँ पर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, आजकल कोरोना में बड़ा सुन रहे हैं इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम जो होता है ना, ये क्या काम करता है कि हमारी बॉडी की सेल्स को भी पहचानता है और बाहर से आने वाली सेल्स को भी पहचानता है। बॉडी की ओन सेल्स जो रहती हैं उन्हें हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। और जो बाहर से जो सेल्स आती हैं उनको कहते हैं नॉन सेल। ठीक है। तो इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी इज capable of to recognize self and non-self cells। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इम्यून सिस्टम में डिसऑर्डर हो जाता है। और जब इम्यून सिस्टम में डिसऑर्डर होता है, वो क्या काम करता है कि बॉडी की जो सेल्फ सेल्स होती हैं उनके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। यानी बॉडी की ओन सेल्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। बॉडी के ओन सेल्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। ठीक है। और ये एंटीबॉडीज बॉडी की ओन सेल्स को मारना शुरू कर देती हैं। इसी को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो मायस्थीनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है? एंटीबॉडीज destroy acetyl choline receptors of sarcolemma। एंटीबॉडीज क्या काम करती हैं? सार्कोलेमा में जो एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो क्या होता है? एसिटाइल कोलाइन does not bind with sarcolemma। जिसके कारण क्या होगा? नर्व फाइबर से सार्कोलेमा में नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन रुक जाएगा, मसल स्टिमुलेट नहीं होगी। ठीक है। मसल स्टिमुलेट नहीं होगी। स्टिमुलेट नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। लंबे टाइम तक ये पोजीशन रहेगी तो मसल वीक और पैरालाइज्ड हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। acetylcholine does not bind with sarcolemma। ठीक है। impulse transfer is inhibited। muscles do not contract and become weak and paralyzed। weak and paralyzed। ठीक है। नंबर 2 है
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये एक जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज मतलब हेरिडिटरी डिसऑर्डर। यानी ये डिजीज जो रहेगी ये बच्चों से, पेरेंट से बच्चों में ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेट म्यूटेट। अब एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन। ये डिस्ट्रोफिन क्या होता है? थिन एक्टिन फिलामेंट्स को सार्कोलेमा से जोड़ता है। तो इस डिजीज में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन रॉड्स बनाता है और थिन फिलामेंट्स को सार्कोलेमा से जोड़ता है। तो थिन फिलामेंट सार्कोलेमा से नहीं जुड़ पाएंगे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होंगी, क्योंकि वो सार्कोमिया का जो स्ट्रक्चर है वही डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन डिस्ट्रोफिन, प्रोटीन डिस्ट्रोफिन does not synthesize into body, which connect in filament to sarcolemma, in filament to sarcolemma। ठीक है, एंड थर्ड है टिटेनियम। टिटेनियम, टिटेनियम इसमें क्या होता है? रैपिड spasm of muscles due to deficiency of calcium ions। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्थराइटिस पार्ट 4। आर्थराइटिस, अभी आर्थराइटिस दो टाइप का होगा, एक तो होगा ऑस्टियो आर्थराइटिस और दूसरा होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस। अब ये ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है इसमें क्या होता है? बोन्स की जो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होती है वो उसका इरोजन हो जाता है, उम्र की एजिंग के कारण होता है। मूवमेंट बिटवीन बोन्स बिकम डिफिकल्ट, जॉइंट्स बिकम पेनफुल। एल्बो के बीच में होता है, घुटनों की, ये देखिए यहाँ पर भी आवाज आने लगती है ओल्ड एज में।
घुटनों में भी आवाज आने लगती है और वर्टिब्रल कॉलम में इस तरह के होते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूं due to erosion of articular cartilage, due to erosion of articular cartilage, ठीक है, movement becomes difficult and joint becomes painful. Found in elbow, knee, vertebral column. और बी है rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis. देखो ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और उसको पहचानने के लिए एक एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। मैंने एंटीबॉडीज के टाइप आईजीएम एंटीबॉडी, उसे हम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, देखिए डायग्नोज बाय द प्रेजेंस ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर। कौन सा रूमेटॉइड फैक्टर? आई जी जी एंटीबॉडी। अब इसमें क्या होता है कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताई थी वो थिकंड हो जाती है और ज्यादा साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो ये साइनोवियल फ्लूइड जो रहता है ये जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होता है और प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसके कारण जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, जॉइंट्स पेनफुल हो जाता है। और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो रहती है वो एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस करना शुरू, साइनोवियल मेम्ब्रेन थिकंड हो जाएगी, एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, जिन्हें हम कहेंगे पेनस। क्या कहेंगे? पेनस। और ये एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स कार्टिलेज से जुड़ जाते हैं और उसका इरोजन कर देते हैं, बोन से फाइबर्स अटैच हो जाते हैं और उनका ऑसिफिकेशन हो जाता है, जिसके कारण बोन्स इमूवेबल हो जाती हैं। ठीक है, देखिए साइनोवियल मेम्ब्रेन becomes thickened. Synovial membrane becomes thickened and secrete more synovial fluid. Synovial
membrane, synovial membrane, produce abnormal granules called pannus. Which attach to cartilage and cause erosion. Erosion. बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, जरा सा और एक दो और बचे हुए तो छोटे छोटे कुछ में ही तो एक्सप्लेनेशन है एक्चुअली में नीचे क्वेश्चन आए हुए हैं बता दूं मैं आपको इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ fibers attach from bones and ossify, यानी उसमें ओशियन प्रोटीन डिपॉजिट है bones become immovable immovable ठीक है ट्रीटमेंट लिखो फटाफट हीट थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी बस एक और बचा ऑस्टियोपोरोसिस एंड डिसलोकेशन जो भी नंबर वो डाल देना ये बता चुका है तो बोन्स पोरस हो जाती है वीक हो जाती है और उनमें बार बार फ्रैक्चर्स होते हैं bones become porous weak ये वीक ठीक लिख रहा हूँ मैं स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूँ वीक मतलब कमजोर है ठीक है एंड फ्रैक्चर्स occur but ठीक है अब कॉजेस क्या है deficiency of vitamin D deficiency of दूसरा imbalance between calcitonin and parathyroid
or more. ठीक है, एस्ट्रोजन डेफिशिएंट, फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी के कारण ये ओल्ड एज में होगा। नेक्स्ट है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन देखिए, बोन्स अपनी जगह से अलग हट जाती हैं, उसी को हम कहते हैं डिसलोकेशन। ठीक है, लिखे डिसलोकेशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ, देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ articular ends, displacement of articular ends of bones at the joint, स्ट्रेन और स्प्रेन में जब मसल पढ़ा रहा था आपको तभी बता चुका था। ये आप लोगों का चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया है और नेक्स्ट मंथ में 4 दिन क्लास होगी अभी मेरी, क्योंकि सिलेबस खत्म करना है। आप लोगों के एग्जाम कब से हैं? अभी कुछ होता पता नहीं है। चलिए नेक्स्ट मंथ से शुरू होगा आपका नर्वस सिस्टम एंड रिसेप्टर्स, नर्वस सिस्टम एंड रिसेप्टर्स। आदित्य तुम्हारे 11th से, अरे 19 फरवरी से, माय गॉड, तो सिलेबस थोड़ा सा बचेगा बेटा। अभी तो स्कूल खुले हैं, हो सकता है थोड़ा चेंज करेंगे, वो डेट को चेंज करेंगे अभी तो। ठीक है, तो कल से इसीलिए तो मैं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि फरवरी में सिलेबस खत्म हो जाता है, वो अब तक तो नर्वस सिस्टम करवा देता हूँ, लेकिन वो क्लास में चलिए कोई बात है। हम फिर कैसे क्लास कर पाओगे तुम लोग? अच्छा, ये 2 चैप्टर बचे हैं, एक तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम बचा हुआ है आपका, तो इसके डाउट्स हो तो पूछ लेना, आप लोग को एनसीईआरटी से पढ़ा दूंगा और बाकी अपना रेगुलर चलता रहेगा। ठीक है, मैं एनसीईआरटी से ये चैप्टर्स आपको पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम शुरू करेंगे थर्सडे को, जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्या शुरू करेंगे? नर्वस सिस्टम एंड रिसेप्टर। अच्छा, इसमें एक काम करेंगे आप, वो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था ना, न्यूरॉन, साइनेप्स, ये सब थोड़ा सा आप पढ़ कर आएंगे। ठीक है, ये सब थोड़ा सा पढ़ कर आएंगे। चलिए कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज कंक्लूड करेंगे। चलिए कोई डाउट नहीं है? कंक्लूड करना तो हैंड रेस करना, बता दूंगा इस वीक के टेस्ट का, ये इसी बोन्स में से ही होगा कुछ। चलिए बेटा, ओके, थैंक यू, टेक केयर। मैं इसीलिए अभी मेरे को डॉक्टर ने बोला भी था कि मत पढ़ाना, कि कोरोना में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, लेकिन सर सिलेबस के कारण 29 को मेरी रिपोर्ट आई है शाम को 5:30 बजे के मैं पहुंचा हूँ। आज कौन सी तारीख? 2 तारीख, अभी 3-4 दिन में इतनी वीकनेस आ जाती है इसमें कोरोना में, तो क्या करें? ठीक है, चलिए, ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर। हाँ, किसी को कुछ कहना है क्या?
थैंक यू बेटा, थैंक यू अरुणा, थैंक यू अनुष्का।